20 सितंबर को राजा भैया और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की मुलाकात होती है। उसके कुछ दिनों बाद योगी आदित्यनाथ और रघुराज प्रताप सिंह की एक सीक्रेट मुलाकात होती है। 30 अक्टूबर को राजा भैया के फोन में एक वीडियो आता है और दिसंबर के किसी दिन एक बड़े कार्यक्रम की नींव रख दी जाती है। आखिर राजा भैया को क्या जिम्मेदारी मिली और कौन सी ऐसी बात है जिसके बाद पूरे देश की सियासत में भूचाल प्रतापगढ़ लेकर आने वाला है। पूर्वांचल में क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो सुनिए ये 5 मिनट का वीडियो, कैसे राजा भैया के नेतृत्व में पूर्वांचल से हिंदू राष्ट्र की मांग होने वाली है। दरअसल 20 सितंबर को दोस्तों राजा भैया गए थे मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां पे उनकी मुलाकात होती है पंडित धीरेंद्र शास्त्री से। वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री से जब मुलाकात करते हैं तो कैमरे पर उन्हें इनवाइट करते हैं। ये बात आपने सुन ली होगी, लेकिन कैमरे के पीछे जो हमारे सोर्स कहते हैं, जो राजा भैया के करीबी हमारे सोर्स हैं, वो बताते हैं कि राजा भैया ने एक बड़े कार्यक्रम की भूमिका रखी थी और कार्यक्रम का पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर वो बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास गए थे। उस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और उस कार्यक्रम में देश भर के महान संतों को मंच पर जगह दी जाएगी, जिसमें एक संत का नाम है जिनका नाम है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि दीपावली के एक हफ्ते पहले राजा भैया और योगी आदित्यनाथ की एक गुपचुप मुलाकात हुई थी और उस गुपचुप मुलाकात में यह सब कुछ तय हो गया है कि पूर्वांचल से ही हिंदू राष्ट्र का नारा जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की राजनीति हो या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति हो, पवन कल्याण हो या फिर बाबा बागेश्वर हो, हर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगा है, सनातन रक्षा बोर्ड की मांग करने लगा है। राजा भैया कुछ दिन पहले राजस्थान जाते हैं, जहां पे वो कई नेताओं से मुलाकात करते हैं, रविंद्र भाटी से मुलाकात करते हैं, लेकिन उसी बीच वो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से भी मुलाकात करते हैं और हिंदुत्व को लेकर उनका ये ट्वीट आपके सामने है। उसके पहले राजा भैया बांग्लादेशियों को लेकर भी कुछ ट्वीट करते हैं और योगी आदित्यनाथ उन्हें यह समझाते हैं, ये कहते हैं, ऐसी चर्चा है कि राजा भैया का जो कद है वो प्रतापगढ़ से आगे निकल के हिंदुस्तान की राजनीति पे क्यों नहीं छा सकता है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का कद कैसा था। मराठा आंदोलन उन्होंने शुरू किया, लेकिन मराठा आंदोलन कब हिंदुत्व का आंदोलन बन गया, इसकी जानकारी शायद महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को भी नहीं लगी होगी। तो राजा भैया की उम्र जब 55 साल हो रही थी, उसके एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर को ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो आता है जिसमें राजा भैया को बधाई दी जाती है उनके जन्मदिन के मौके पर। बेती के लोगों ने बधाई दी और ये आमतौर पर हर बार होता है। पूरा प्रतापगढ़ उन्हें बधाई देता है, उनके समर्थक आते हैं, उन्हें माला फूल पहनाया जाता है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन ये वाला जो जन्मदिन था वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि राजा भैया को योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी दी है हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए। इसीलिए खबर यह है कि प्रतापगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम में तमाम संतों को बुलाया जाएगा। लेकिन राजा भैया ही क्यों, और योगी आदित्यनाथ ने यह जिम्मेदारी अपने पार्टी के किसी नेता को न देकर राजा भैया को क्यों दी, यह भी समझिए। कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले आपने देखा कि राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ का सभी विधायकों के सामने कैमरे पर सदन में योगी आदित्यनाथ का पैर छुआ। आपको लगा होगा कि शायद उनका कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, इसलिए योगी का उन्होंने पैर छुआ। लेकिन कहानी पढ़ने पर आपको पता ये लग जाएगा कि राजा भैया और योगी आदित्यनाथ की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। जब प्रतापगढ़ में जिया उल हक नाम के एक डीएसपी की हत्या गांव वालों ने कर दी थी, उन दिनों समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया मंत्री हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद। उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ राजा भैया का बचाव खुलकर करते और योगी कहते कि ये सब जो है समाजवादी पार्टी करवा रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजम खान के इशारे पे राजा भैया को फंसाया जा रहा है। क्योंकि जिया उल हक का मामला था तो मुस्लिम नेताओं ने इस पूरे प्रकरण को बहुत जोर से उठाया और उसी का काउंटर करने के लिए योगी ने 10 साल पहले एक बयान दिया था। दोस्तों जरा सुनिए आप। वह प्रारंभिक रूप से पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। दूसरा, सीओ की हत्या महज एक दुर्घटना है, उसकी जांच किए बगैर पूरी सच्चाई निष्पक्ष ढंग से समाज के सामने आनी चाहिए और तब उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। आजम खां की साजिश का शिकार राजा भैया बने हैं और उनको उस साजिश में फंसाने के लिए आजम खान दोषी।
सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दुश्मन या राजनीतिक दोस्त जब भी किसी के होते हैं तो उसके अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। बीजेपी के साथ राजा भैया के रिश्ते क्या हैं, इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि राजा भैया के रिश्ते योगी आदित्यनाथ से कितने मधुर हैं। हमने आपको एक प्रकरण बताया जिया उल हक का, ऐसे 20 से ज्यादा प्रकरण है जब राजा भैया के लिए योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक मर्यादाओं को भी लांघ दिया। उसकी पूरी कहानी आपको कभी और सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि प्रतापगढ़ से शुरू होने जा रहा है कुंभ मेले के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम, और शुरू होने जा रहा है देश में सनातनियों के जगाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें देश भर के संत आएंगे। नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को। आपको क्या लगता है, अगर राजा भैया नेतृत्व करते हैं तो क्या सनातनियों को जगाने में जो ताकत मिलेगी वो कोई और नहीं दे सकता है?